हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ वी में। आइए आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब संविधान का भाग 4 देखते हैं। इससे पहले हम लोग नागरिकता भाग 1, भाग 2, भाग 3 देख चुके हैं। अब भाग 4 देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। तो ये है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की प्रस्तावना में उद्धृत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संविधान के किस भाग में है, तो होगा भाग 4। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनता के हित और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्वों को यथाशक्ति कार्यान्वित करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्व के विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करना, जहां व्यवस्था की गई है कि वो प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास उचित तरीके से हो सके, तो वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि राज्य को ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी करनी चाहिए जो सामाजिक न्याय के लिए वांछनीय है। चलिए देखते हैं संवैधानिक उपबंध क्या क्या है इसमें। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। मतलब ये भी क्वेश्चन हजारों बार पूछे जा चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह है आयरलैंड। इसको ध्यान रखिएगा। और भाग 4 में वर्णित है अनुच्छेद 36 से 51 तक। चलिए, संविधान सभा के सलाहकार BN राव द्वारा सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए। पहला देखिए, वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं, और दूसरा वे अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो देखिए, इसमें इसी आधार पर प्रवर्तित अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है, और अप्रवर्तनीय अधिकारों में जिनका तात्पर्य कुछ ऐसे नैतिक निर्देशों से था जो राज्य के अधिकारियों को नैतिक प्रेरणा दे सके, को भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाहित किया गया। देखिए, निर्देशक तत्वों का महत्व, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये सब देखिए पॉइंट मेंस में जरूरी होते हैं। जैसे UPPCS UPSC के मेंस में कि अगर पूछ जाए कि नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को बताइए, तो पहला देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधार अधिकांश योजनाएं इससे प्रेरित हैं। इसमें संविधान का दर्शन निहित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जब कभी न्यायपालिका के सम्मुख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है तो न्यायपालिका ने संविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित याचिकाओं के अंतर्गत जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या की गई है, और जीवन के अधिकार में आजीविका भी निर्देशक तत्वों में वर्णित है। चलिए देखते नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न विचारकों का राज्य के निर्देशक तत्वों के संबंध में विचार क्या हैं। जो से विचारकों का कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में क्या क्या विचार हैं वो देखिए। अंबेडकर का पहले देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ग्रेनविल ऑस्टिन, इनके द्वारा कहा गया है कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है। BN राव ने क्या किया है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। चलिए अब इसके अनुच्छेदों का वर्णन देखते हैं कि 36 से 51 में क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, पहला है अनुच्छेद 36। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे मूल अधिकार में 12 में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी तरह नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है, तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 37 है। 38 एक देखिए कि राज्य लोक कल्याण
की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 38(2) में देखिए क्या है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। अब देखिए 39, अनुच्छेद 39 में क्या है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं 39 में। पहला देखिए, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा ख है समुदाय के भौतिक संसाधन का उचित वितरण एवं स्वामित्व करने का। ग है उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। घ है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए ये 39 घ में है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखिए, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। ये 39 अंग में कहा गया है। देखिए नेक्स्ट देखिए, च में क्या है कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बच्चों तथा अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था 39 च को। नेक्स्ट देखिए आते हैं 39 का, समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ही शामिल किया गया था। अब आते हैं 40 में देखिए क्या है कि ग्राम पंचायतों का संगठन तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां और प्राधिकार करना। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये तो इतनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शायद अब पूछना ही बंद कर दे, लेकिन हाँ तब भी ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन। तो ये ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, ये मिलान करने में मैक्सिमम जो है मिलान करने में आ रहा है। 41 में देखिए क्या है कि कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। अब देखिए 42 में क्या है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध है। 42 में देखिए मानवीय दशा तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता। 43 में देखिए कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना। 43 क में क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 43 क को। 43 ख में देखिए क्या है कि सहकारी समितियों का उन्नयन, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया था 43 क को। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना, जो अभी गोवा में लागू है। तो अनुच्छेद 44 जो है गोवा में लागू है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 45 में क्या है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको लागू किया गया था अनुच्छेद 45 को। देखिए 46 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST और अन्य दुर्बल वर्गों को की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। 47 में देखिए कि लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। 48 में देखिए कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गायों, बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। यह आपका अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का संगठन, ये पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद में है, तो हमारा अनुच्छेद 48 में। 48 क में देखिए क्या है कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन व अन्य वन्य जीवों का रक्षा का प्रयास करना। यह 48 क में है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 49 में क्या है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में है। 50 में देखिए कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य का कदम उठाना, यह आपका अनुच्छेद 50 में है।
51 में देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। ये देखिए, ये आपका अनुच्छेद 51। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व के लगभग सारे अनुच्छेद आपके खत्म हो गए। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता मतलब आर्टिकल 44 जो है वो वर्तमान में गोवा में लागू है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नोट में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें दिया है कि राज्य के निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। तो ये हम लोग आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। इसके आगे भी बहुत ज़्यादा है, इसको कल के वीडियो में बनाऊँगी और आगे उसके बाद से क्वेश्चन है इसके, वो भी मैं बताऊँगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएँ कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।